जब महिला सीईओ अपने बाइयो गुआंग को घर लेकर आई, मैंने हाथ में पकड़े हुए बर्तन की तरफ देखा और शांति से पूछा, प्रेसिडेंट जियांग, क्या आज कुछ और डिशेस भी मंगा दूं? तभी उसका बाइयो गुआंग चूनियान मेरी तरफ उंगली करके बोला, मुझे पहले से पता था, नॉवल में जो लिखा होता है वो सब सच होता है। जैसे ही मैं विदेश गया, तुमने अपने घर में मेरा सब्स्टिट्यूट रख लिया। मैंने नीचे देखा, अपने सफेद शेफ वाले यूनिफॉर्म की तरफ, फिर अपने हाथ में पकड़े कुकिंग स्पैचुला की तरफ। मैं पूरी तरह हैरान था। मुझे तो किसी ने नहीं बताया था कि मैं किसी का सब्स्टिट्यूट भी हूं। मैं अभी समझ ही रहा था कि तभी चूनियान फिर बोल पड़ा, अब समझ आया कि इतने सालों से तुमने मेरी कोई परवाह क्यों नहीं की, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही कोई नया आदमी था। तुम मुझे पूरी तरह भूल चुकी थी। अब जबकि मैं वापस आ गया हूं, फिर भी तुम इस सब्स्टिट्यूट को नहीं निकाल रही हो। अगर ऐसा है तो मैं खुद पीछे हट जाता हूं ताकि तुम दोनों साथ रह सको। उसे इतना गुस्से में देखकर मैं बिल्कुल लकड़ी की तरह वहीं खड़ा रह गया। ये आखिर कौन सी स्क्रिप्ट चल रही है? मुझे तो मेरी कुकिंग स्किल की वजह से प्रेसिडेंट जियांग ने 58 लाख युआन सालाना सैलरी पर अपने विला में पर्सनल शेफ रखा था, सिर्फ इसलिए ताकि मैं उसकी पेट की बीमारी ठीक कर सकूं। तो फिर मैं अचानक सब्स्टिट्यूट कैसे बन गया? उधर जियांग ची भी खुद को रोक नहीं पाई। उसने भौं चढ़ाकर कहा, नियान, तुम कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो? जब तुम 3 महीने विदेश थे तो क्या मैं हर हफ्ते उड़कर तुमसे मिलने नहीं आती थी? फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने तुम्हारी कोई परवाह नहीं की? और ये हमारे घर का शेफ है, शेनलो। ये वैसा इंसान नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। इतना सुनते ही चूनियान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, दुनिया में इतनी अच्छी शक्ल वाला कोई शेफ होता है क्या? मुझे सफेद कपड़े पहनना पसंद है, ये भी सफेद कपड़े पहनता है। अगर ये मेरा सब्स्टिट्यूट नहीं है तो फिर क्या है? जियांगची, मुझसे झूठ मत बोलो। मैंने अपने सफेद शेफ यूनिफॉर्म की तरफ देखा, फिर चूनियान की सफेद श्रग की तरफ। मेरी आंखें फड़कने लगी। हम दोनों में अगर कोई एक जैसी चीज थी तो बस इतनी कि दोनों के कपड़े सफेद थे। मैंने आह भरते हुए कहा, मिस्टर चू, मैं सच में सिर्फ एक शेफ हूं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो किचन में जाकर देख लीजिए। चूल्हे पर अभी भी चिकन सूप रखा हुआ है जो मैंने खुद बनाया है। लेकिन चूनियान ने दोनों कान बंद कर लिए। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अगर ये सच भी है तो तुम दोनों ने मुझे धोखा देने के लिए पहले से तैयारी की होगी। जियांगची ने बेबसी से पूछा, तो बताओ, ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें यकीन हो जाए कि शेनलो सिर्फ एक शेफ है? चूनियान ने बिना सोचे जवाब दिया, उसे घर से निकाल दो, तभी मैं मानूंगा। उसने ऐसा चेहरा बनाया जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। नॉवल में बाइयू गुआंग और सब्स्टिट्यूट कभी एक साथ नहीं रह सकते। अगर उसे अभी नहीं निकाला तो देर सवेर ये सब्स्टिट्यूट मेरी जगह ले लेगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए इसे हर हाल में जाना होगा। उसकी बातें सुनकर जियांगजी की भौएं और कस गईं। वो मेरी तरफ देखने लगी। उसकी पेट की बीमारी अभी अभी मेरी वजह से ठीक होना शुरू हुई थी। इस समय वो मेरी कुकिंग के बिना नहीं रह सकती थी। लेकिन अगर मुझे नहीं भेजती तो साफ था चूनियान ये बात कभी नहीं छोड़ेगा। कुछ देर चुप रहने के बाद आखिर जियांगची ने फैसला कर लिया। वो मेरे पास आई, धीरे से बोली, मुझे पता है हमने लिव इन कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन अभी की परिस्थिति में क्या तुम पास वाले बड़े अपार्टमेंट में शिफ्ट हो सकते हो? आने जाने का खर्चा मैं दुगना दूंगी और 3 महीने की अतिरिक्त सैलरी भी दूंगी। क्या कहते हो? मेरी आंखें तुरंत चमक उठी। उसका बड़ा अपार्टमेंट विला से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर था। अब मुझे आने जाने का डबल अलाउंस भी मिलेगा और 3 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी भी। ये तो सीधा बड़ा फायदा था। मैंने बिना एक सेकंड गवाए सर हिला दिया। कोई दिक्कत नहीं प्रेसिडेंट जियांग, अगर चाहे तो मैं अभी शिफ्ट हो जाता हूं। इतना कहकर मैंने तुरंत फोन निकाला और मूविंग कंपनी को कॉल करने लगा। जियांगची कुछ पल के लिए चुप रह गई। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा। उसके दिल में एक अजीब सी भावना उठी, लेकिन आखिर में उसने सिर हिला दिया। मूविंग कंपनी बहुत जल्दी आ गई। मैं वर्कर्स को सामान उठाने का निर्देश दे रहा था। ऊपर से चूनियान हमें देख रहा था। फिर उसने घमंड से कहा, तो क्या हुआ? अगर मेरी गैर मौजूदगी में तुमने मेरी जगह ले भी ली थी, अब तुम्हें फिर भी सर झुकाकर जाना पड़ रहा है। जियांगजी के दिल में सबसे जरूरी इंसान हमेशा मैं ही रहूंगा। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, सब्स्टिट्यूट हमेशा सब्स्टिट्यूट ही रहेगा। उसी समय मेरे फोन पर बैंक का मैसेज आया। कंपनसेशन की रकम 7 अंकों में मेरे अकाउंट में आ चुकी थी। मैंने मैसेज देखा, फिर चूनियान की तरफ देखा। जिस इंसान की वजह से मुझे इतना बड़ा कंपनसेशन मिला था, वो अचानक मुझे पहले से कहीं ज्यादा प्यारा लगने लगा। मैं मुस्कुराकर बोला, हाँ, बिल्कुल सही। प्रेसिडेंट जियांग के दिल में आप ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। मैं आपकी बराबरी कैसे कर सकता हूं? चूनियान ने ठंडी सांस ली। अच्छा है, कम से कम तुम्हें अपनी औकात तो पता है। फिर वो सर ऊंचा करके अंदर चला गया। थोड़ी दूर जाकर मैंने बटलर को उससे पूछते सुना, सर, आप कौन से कमरे में रहना चाहेंगे? चूनियान ने बिना सोचे जवाब दिया, वही कमरा जहां जियांगची ने मेरी तस्वीरें लगाकर रखी हों, ताकि वो मुझे याद कर सके। बटलर हैरान रह गया। ऐसा कोई कमरा तो नहीं है? चूनियान तुरंत भड़क गया।
कैसे नहीं हो सकता? नॉवल में जब बाई युएत ग्वांग विदेश चला जाता है तो सीईओ हमेशा एक अलग कमरा बनाती है जिसे ताला लगाकर रखा जाता है। उस कमरे में सिर्फ बाई युएत ग्वांग की तस्वीरें होती हैं। अगर आपको नहीं पता तो साफ साफ कहिए, लेकिन ऐसा मत कहिए कि ऐसा कमरा है ही नहीं। उसके बाद वो क्या क्या बोलता रहा मैंने नहीं सुना। मैंने बस 2 सेकंड के लिए बेचारे बटलर के लिए मन ही मन दुख महसूस किया। बड़े अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद मेरी जिंदगी काफी आरामदायक हो गई। हर दिन बस एक ही काम करना पड़ता था, अंकल लियू की मदद से चुपके चुपके चून यान की नजरों से बचकर वापस विला जाना और जियांगची के लिए दिन के तीनों वक्त का खाना बनाना। बाकी पूरा समय मैं बिल्कुल आराम से बिताता था। इधर जियांगची का चेहरा दिन ब दिन पहले से ज्यादा गुलाबी और स्वस्थ दिखने लगा, लेकिन दूसरी तरफ बटलर अंकल लियू की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। उनके चेहरे से साफ पता चलता था कि कई दिनों से उन्होंने ठीक से नींद नहीं ली थी। एक दिन जब वो मुझे फिर से लेने आए तो आखिर में खुद को रोक नहीं पाया। मैंने पूछा, अंकल लियू, क्या आजकल विला में बहुत काम बढ़ गया है? मुझे लग रहा है कि आपने कई दिनों से ठीक से सोया नहीं है। अंकल लियू ने लंबी सांस ली। मत पूछो, हाल ही में मिस्टर चू ने मेरी जान निकाल रखी है। जिस दिन वो पहली बार विला में आए उसी दिन उन्होंने प्रेसिडेंट जियान से मुझे नौकरी से निकालने को कह दिया। मैं हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। उन्होंने आगे कहा, और वजह जानते हो क्या? क्योंकि मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि वो पहले आदमी हैं जिन्हें प्रेसिडेंट जियांग अपने घर लेकर आई थी। अगले ही दिन उन्होंने मुझसे पूछा, जब मैं विदेश चला गया था तो क्या प्रेसिडेंट जियांग पूरे 10 साल तक कभी मुस्कुराई ही नहीं? मैंने तो बस उन्हें 2 दिन पहले का इंटरव्यू दिखाया था जिसमें प्रेसिडेंट जियांग मुस्कुरा रही थी। बस उन्होंने गुस्से में मेरा फोन ही फेंक दिया। शायद आखिरकार उन्हें कोई ऐसा इंसान मिल गया था जिससे वो दिल की बात कह सकते थे। इसलिए उन्होंने पिछले 1 हफ्ते में चून यान ने जो जो किया था सब कुछ मुझे एक एक करके बता दिया। लेकिन अंकल लियू अभी भी रुके नहीं। उन्हें बोलते देखकर मेरे मन में बस एक ही बात आई, अच्छा हुआ कि पहले ही दिन मैं बड़े अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया था, वरना अगर रोज चून यान के साथ रहना पड़ता तो शायद मेरी उम्र ही कम हो जाती। लेकिन मेरी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। शांत जिंदगी मुश्किल से 2 दिन ही चली थी कि बड़े अपार्टमेंट की डोरबेल लगातार बजने लगी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, चून यान ने मुझे धक्का दिया और सीधे अंदर घुस गया। वो ऐसे पूरे घर में घूम रहा था जैसे कोई मोर अपनी जमीन का निरीक्षण कर रहा हो। फिर उसने तिरस्कार से कहा, कोई हैरानी नहीं कि उस दिन तुम इतनी आसानी से चले गए थे, तो तुमने पहले से ही दूसरा घर छिपा कर रखा हुआ था। मेरी आंखें लगातार फड़कने लगी। मैं बस चाहता था कि किसी तरह उसे जल्दी से जल्दी यहां से भेज दूं। मैंने कहा, मिस्टर चू, मैं सच में सिर्फ एक शेफ हूं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं आपको अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकता हूं। मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही उसकी नजर मेरी एनुअल सैलरी पर गई, उसकी आंखें फैल गईं। 8 मिलियन युआन। वो ठंडी हंसी हंसा, फिर गुस्से में कॉन्ट्रैक्ट उठाकर जोर से सेंटर टेबल पर पटक दिया। दुनिया में कौन सा शेफ होता है जिसकी सालाना सैलरी इतनी ज्यादा हो? ये तो साफ साफ तुम्हारा मेंटेनेंस मनी है। मैंने गहरी सांस ली। ये पैसे मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं। लेकिन उसके सामने ये बात कहना दीवार से सिर मारने जैसा था। मैंने बहस करना ही छोड़ दिया। सीधे फोन निकाला और जियांगची को कॉल कर दिया। जैसे ही कॉल लगी मैंने कहा, प्रेसिडेंट जियांग, क्या आप अपने भाई युएत ग्वांग को थोड़ा संभाल सकती हैं? फोन के दूसरी तरफ एक भारी सांस सुनाई दी। फिर उसने कहा, फोन उन्हें दो। जब चून यान ने फोन लिया तब भी उसके चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान थी, लेकिन कुछ देर सुनने के बाद उसका चेहरा बदल गया। आखिर में उसने मुझे घूरा, फिर फोन में सिर्फ इतना कहा, समझ गया। कॉल खत्म करके उसने फिर से अपना घमंडी चेहरा बना लिया। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, लेकिन ये मत समझना कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा। अभी जियांगची बस कुछ समय के लिए तुम्हारे झांसे में है। बहुत जल्द उसे समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे जैसा सब्स्टिट्यूट कभी भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। इतना कहकर वो गुस्से से बाहर निकल गया। दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि पूरा कमरा कांप उठा। मैं कुछ देर वहीं खड़ा सोचता रहा, क्या मुझे प्रेसिडेंट जियांग से मेंटल डैमेज कंपनसेशन भी मांग लेना चाहिए? आखिर बार बार चून यान आकर मुझे परेशान जो कर रहा था। अगले कुछ दिनों तक मैं विला भी नहीं गया। हर दिन खाना बनाकर मैं लंच बॉक्स अंकल ल्यू को दे देता और वही उसे जियांगची तक पहुंचा देते। उस दिन अंकल ल्यू सिर्फ लंच बॉक्स ही नहीं लाए, उनके हाथ में एक इनविटेशन कार्ड भी था, चून यान की वेलकम पार्टी का निमंत्रण। कार्ड देखते ही मेरी कनपटी धड़कने लगी। मैं मना करने ही वाला था कि अंकल ल्यू ने आगे कहा, प्रेसिडेंट जियांग अब मिस्टर चू से पूरी तरह परेशान हो चुकी हैं। उन्होंने कहा है, अगर तुम पार्टी में आ जाओ तो तुम्हें ओवर टाइम का 10 गुना पैसा मिलेगा। उन्होंने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया।
जैसे कह रहे हो, बेटा तेरी किस्मत तो कमाल की है। मेरा रवैया तुरंत बदल गया। मैंने खांस कर कहा, अरे ये ओवरटाइम के पैसों की बात कहां से आ गई? जब भी प्रेसिडेंट जियांग की मेरी जरूरत होगी, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। इस बार की वेलकम पार्टी सीधे जियांग ची के विला में रखी गई थी। जब मैं वहां पहुंचा तो चू नियान पियानो बजा रहा था। स्टेज की हल्की रोशनी उस पर पड़ रही थी। सच कहूं तो पहली बार उसमें थोड़ा बहुत बाई युएग्वान जैसा एहसास आ रहा था। फाइनेंस जगत के यंग मास्टर्स और बड़े बड़े अमीर परिवारों के लोग जैसे ही मुझे देखकर एक एक करके मेरे पास आने लगे। आज की वेलकम पार्टी क्या मिस्टर शेन ने खुद खाना बनाया है? वाह, आज तो हमारी किस्मत खुल गई। मिस्टर शेन, क्या आपने नौकरी बदलने के बारे में सोचा है? हाल ही में मेरी मां को आपका बनाया खाना बहुत पसंद आ गया है। तभी पियानो की धुन अचानक रुक गई। सभी की नजरें अनजाने में चू नियान की तरफ चली गईं। वो धीरे धीरे माइक लेकर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने उन सभी लोगों की तरफ देखा जो मुझे घेरे हुए थे। फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैं जियांग ची का बाई युएग्वान हूं और जिस इंसान को आप सब घेरे खड़े हैं वो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट है। ऐसा इंसान जो इस मंच पर खड़े होने के भी लायक नहीं है। अगर आप किसी की खुशामद करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन गलत इंसान की खुशामद मत करिए, वरना फायदा नहीं सिर्फ नुकसान होगा। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हर किसी के चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अगले ही पल उन्होंने फिर से मेरी तरफ मुड़कर बातचीत शुरू कर दी। चू नियान को लगा कि उसके विदेश रहने के दौरान मैंने इन सभी लोगों को पहले ही अपनी तरफ कर लिया था। वो गुस्से से तिलमिला उठा, लेकिन तभी उसे अचानक कुछ याद आया। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ आया। अभी मैंने पियानो ठीक ठाक बजाया, लेकिन सुना है मिस्टर शेन की कला तो मुझसे भी बेहतर है, तो क्यों ना आप भी सबके लिए एक धुन बजा दें? अगर आप नहीं बजाएंगे तो इसका मतलब होगा कि आप यहां मौजूद सभी मेहमानों का अपमान कर रहे हैं। ये कहते समय चू नियान के चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वो किसी शानदार तमाशे का इंतजार कर रहा हो। उसे पहले ही पता कर लिया था कि शेन लो जम से ही संगीत में बिल्कुल बेकार था। खांसने की बात तो छोड़ो, पियानो तो दूर, उसे कोई साधारण वाद्य भी बजाना नहीं आता था। उसके हिसाब से जैसे ही मैं पियानो बजाने बैठूंगा, मैं सबके सामने बुरी तरह शर्मिंदा हो जाऊंगा और तभी जियांग ची समझ जाएगी कि ये सब्स्टिट्यूट उससे जरा भी मेल नहीं खाता। चू नियान जैसे पहले ही मेरे शर्मिंदा होने का दृश्य देख चुका था। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी, लेकिन मैंने बिना सोचे जवाब दिया, आपने गलत सुना है, मुझे पियानो बजाना आता ही नहीं। इतना सुनते ही चू नियान का चेहरा जम गया। वो अविश्वास से मुझे देखने लगा। तुमने इतनी आसानी से मान भी लिया? उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। नॉवेल में अगर सब्स्टिट्यूट को कुछ नहीं आता हो तो भी वो बाई युएग्वान की हर चीज की नकल करने की कोशिश करता है, फिर तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे? आखिर तक पहुंचते पहुंचते उसकी आवाज में झुंझुनाहट साफ सुनाई देने लगी। आखिर उसने तो पूरी तैयारी कर रखी थी कि मैं सबके सामने बेइज्जत हो जाऊं। उसी समय जियांग ची अपना काम खत्म करके वहां आ गई। उसने देखा कि चू नियान का चेहरा लाल हो रखा है। वो तुरंत चिंता से पूछ बैठी, क्या हुआ? चू नियान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। शेन लो मुझे तंग कर रहा है। जियांग ची ने तुरंत मेरी तरफ देखा। मैंने फौरन दोनों हाथ उठा दिए। मैंने कुछ नहीं किया। आसपास खड़े लोगों ने अभी अभी हुई पूरी घटना जियांग ची को समझा दी। ये सुनकर उसने अपनी कनपटी दबा दी। साफ दिख रहा था कि उसका सिर दर्द करने लगा था। कुछ पल बाद उसने मेरी तरफ देखा और बोली, जाकर थोड़ा सा पियानो बजा दो, ओवरटाइम का पैसा 20 गुना कर दूंगी। मेरे चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। प्रेसिडेंट जियांग, आप तो सच में बहुत दरिया दिल हैं। मैं सीधे पियानो की तरफ चला गया। फिर मैंने कीबोर्ड पर उंगलियां जैसे तैसे चला दी। जो आवाज निकली वो अभी चू नियान की धुन से बिल्कुल अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बेचारे बतख की गर्दन दबा दी गई हो। चू नियान तुरंत हंस पड़ा। उसने चारों तरफ उत्सुकता से देखा। वो इंतजार कर रहा था कि अब सब लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, लेकिन सभी मेहमान बस एक दूसरे की तरफ देखते रहे। किसी ने भी कुछ नहीं कहा। चू नियान अचानक खड़ा हो गया। उसने गुस्से में पूछा, तुम लोग हंस क्यों नहीं रहे? शेन लो का मजाक उड़ाओ, कहो कि उसका जन्म एक मामूली परिवार में हुआ है, वो इस मंच पर खड़े होने के लायक नहीं है। एक मेहमान में हैरानी से पूछा, वो बस पियानो नहीं बजा सकता, इसमें हंसने वाली क्या बात है? दूसरे ने भी कहा, और पियानो कोई इंसान की काबिलियत मापने का पैमाना भी तो नहीं है। हो सकता है मिस्टर शेन पियानो न बजा पाते हो, लेकिन उनका बनाया खाना किसी शाही दावत से कम नहीं होता। हर इंसान की अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। दूसरों की कमियों को भी स्वीकार करना चाहिए। लेकिन चू नियान अब भी नहीं माना। उसने ऊंची आवाज में कहा, क्या तुम लोग यहां नहीं आए थे कि इस सब्स्टिट्यूट की बेइज्जती देख सको? फिर इसकी हंसी क्यों नहीं उड़ा रहे? पूरा हॉल एक पल में बिल्कुल शांत हो गया। इतनी खामोशी थी कि चैंपियन के बुलबुलों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। तभी फाइनेंस जगत की एक राजकुमारी ने ठंडी हंसी हंसी,
लगता है प्रेसिडेंट जियांग की पार्टी बहुत ही खास है। हम सब तो बस यहाँ बैकग्राउंड डेकोरेशन बनने आए थे। अगर ऐसा ही है तो यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। इतना कहकर ज्यादातर मेहमान एक एक करके पार्टी छोड़ने लगे। जियांगची चाहे जितनी माफी मांगती रही, कोई भी रुकने को तैयार नहीं हुआ। उसका सिर दर्द से फटने लगा, लेकिन चूनियान अभी भी चिल्ला रहा था, जाना है तो जाने दो। अगर किसी ने जियांगची के बाई युएग्वान का अपमान किया है तो कल मैं जियांगची से कहूंगा कि उन सबको बर्बाद कर दे। जैसे ही उसने ये कहा, जो थोड़े लोग बचे थे उन्होंने भी वहीं रुकना ठीक नहीं समझा। लेकिन चूनियान को बिल्कुल एहसास नहीं था कि समस्या उसी में थी। कुछ ही देर में सभी मेहमान जा चुके थे। वेलकम पार्टी पूरी तरह बर्बाद हो गई। मैं भी निकलने ही वाला था कि चूनियान ने मेरी कलाई पकड़ ली। तुम कहीं नहीं जाओगे। फिर उसने जियांगची की तरफ देखकर कहा, देखा, आज पार्टी का जो हाल हुआ ये सब सैन लॉ की साजिश थी। वो मुझे जानबूझकर बेइज्जत करना चाहता था। तुम्हें इसे जरूर सजा देनी चाहिए। इस बार जियांगची का चेहरा पूरी तरह उतर गया। उसकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। वो धीरे से बोली, नियान, क्या तुम अब बस भी करोगे? तुम आखिर इतने बदल कैसे गए? ये सुनते ही चूनियान का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, इस सब्स्टिट्यूट की वजह से तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो? तुम कहती हो कि मैं बदल गया हूं, असल में बदली तो तुम हो। ठीक है, अब साफ हो गया कि तुमने दोनों में से उसे चुन लिया है, लेकिन उम्मीद है बाद में तुम्हें इसके पछतावा नहीं होगा। इतना कहकर उसने अपना कोट उठाया और गुस्से में विला से बाहर निकल गया। मैंने सहानुभूति से जियांगची के कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। आज आपके लिए सच में मुश्किल दिन था। वैसे ओवरटाइम का पैसा ट्रांसफर करना मत भूलिएगा। मैं अभी बाहर निकलने ही वाला था कि मैंने देखा जियांगची का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसका एक हाथ जोर से अपने पेट पर रखा हुआ था। साफ समझ आ रहा था कि उसकी पेट की बीमारी फिर से उभर आई थी। अब मेरे लिए जाना नामुमकिन था। मैंने तुरंत उसे सहारा देकर सोफे पर बैठाया, फिर किचन में जाकर उसके लिए पेट को आराम देने वाली गर्म दलिया बनाने लगा। पूरी रात मैं उसकी देखभाल करता रहा। सुबह तक उसका चेहरा पहले से काफी बेहतर लग रहा था। मैंने शरीर खींचकर अंगड़ाई ली और निकलने ही वाला था कि देखा चूनियान बाहर दरवाजे पर खड़ा था। स्पष्ट था कि पिछली रात जियांगची उसके पीछे नहीं गई और अपनी इज्जत की वजह से वो खुद भी अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पाया। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके चेहरे पर अविश्वास छा गया। मैं सिर्फ एक रात के लिए गया था और जियांगची इतनी बेचैन हो गई कि उसने तुरंत मुझे अपने पास बुला लिया। लगता है तुम्हारी चालें मेरी सोच से भी ज्यादा गहरी हैं, लेकिन ज्यादा खुश मत होना। मेरे पास अभी भी तुमसे निपटने का तरीका है। अब मेरा उससे बात करने का बिल्कुल मन नहीं था। मुझे लग रहा था कि उससे जितनी ज्यादा बात करूंगा, अपनी ही बुद्धि का स्तर उतना नीचे ले जाऊंगा। मैं जाने ही वाला था कि तभी चूनियान ने जैसे कोई बड़ा फैसला कर लिया। वो सीधे विला के अंदर भागा। अंदर जाते ही उसने कहा, पूरी रात मैंने अपने बारे में सोचा। अब मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। मुझे ये भी समझ आ गया कि सैन लॉ तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मैं अब उसे घर से निकालने की जिद नहीं करूंगा। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? जियांगची ने देखा कि चूनियान पहली बार झुककर माफी मांग रहा है। उसका चेहरा तुरंत नरम पड़ गया। वो मुस्कुराकर बोली, अगर तुम सच में ऐसा सोचते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर उसने मेरी तरफ देखा, सैन लॉ, तुम वापस विला में आ जाओ। वैसे भी इन 2 दिनों में मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मैं जानता था वो अपने पेट की बीमारी की बात कर रही थी, लेकिन चूनियान ने फिर से गलत समझ लिया। उसने देखा कि जियांगची ने मेरी बात का जरा भी विरोध नहीं किया, बल्कि खुद मुझे वापस विला बुला रही थी। उसका चेहरा और भी सफेद पड़ गया। जब उसने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में गहरी नफरत साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर अचानक एक बेहद चालाक मुस्कान उभर आई। मेरी दाईं आंख अचानक फड़क उठी। न जाने क्यों मुझे हमेशा लग रहा था कि आगे कुछ भी शांत नहीं रहने वाला। इधर मैं मन ही मन बेचैन था, उधर अंकल लियू को जैसे आखिरकार अपना एक साथी मिल गया था। वो हर दिन किचन में आते और धीमी आवाज में मुझसे चूनियान की शिकायतें करने लगते। एक दिन वो अभी अपनी शिकायत पूरी भी नहीं कर पाए थे कि पीछे से अचानक चूनियान की आवाज सुनाई दी, जियांगची, देखो तो सही, सैन लॉ तुमसे इतने पैसे लेता है और फिर भी रोज आलस करता है। मैंने कहा था ना, ये सब उसी मेंटेनेंस मनी की वजह से है। जियांगची उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाई, लेकिन उसकी भौएं अनजाने में सिकुड़ गईं। फिर उसने अंकल लियू की तरफ देखा। अंकल लियू, आप घर के सारे काम संभालते हैं, आपको भी अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। अंकल लियू बस बेबस होकर मुस्कुरा दिए, फिर चुपचाप किचन से बाहर चले गए। चूनियान ने देखा कि जियांगची ने सिर्फ अंकल लियू को टोका, मुझे कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें और भी उदास हो गईं। उस दिन मैं किचन में दोपहर का खाना बना रहा था, तभी चूनियान अचानक अंदर घुस आया। उसने मेरा एप्रन पकड़कर झटका और गुस्से से बोला, शेनलू, ज्यादा खुश मत हो, आज ही वो दिन है जब तुम्हें जियांग फैमिली से निकाल दिया जाएगा। इतना कहकर उसने एक चाकू उठाया।
फिर अपनी कमर पर बंधी नकली खून की थैली खुद ही फोड़ दी और अगले ही पल जोर जोर से रोने लगा। ये क्या कर दिया? मैं तो सिर्फ तुम्हारी सब्जी काटने में मदद करना चाहता था। तुमने मुझ पर चाकू क्यों चला दिया? शोर सुनकर जियांगची तुरंत नीचे आ गई। उसने देखा चूनियान जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी भौएं कसकर सिकुड़ गईं। वो मेरी तरफ देखकर बोली, शेनलो, मुझे पता है इन दिनों तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते। मैं पूरी तरह शांत रहा, फिर ऊपर की तरफ उंगली उठाकर बोला, प्रेसिडेंट जियांग, किचन में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। मुझ पर आरोप लगाने से पहले एक बार कैमरे की फुटेज देख लीजिए। ये सुनते ही चूनियान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे शायद बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि किचन में कैमरा भी लगा होगा। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई देने लगी। जैसे ही उसने देखा कि जियांगची सच में फुटेज देखने वाली है, वो तुरंत उसका हाथ पकड़कर रोने लगा। जियांगची, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अभी कैमरा मत देखो, पहले मुझे अस्पताल ले चलो। ये सुनते ही जियांगची ने तुरंत लोगों को बुलाया और चूनियान को अस्पताल भेज दिया। मैंने थोड़ा सोचा, फिर अंकल लियू को कैमरे वाली बात समझाकर मैं भी अस्पताल चला गया। अस्पताल पहुंचकर मैंने चुपचाप डॉक्टर के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। अंदर चूनियान ने देखा कि आसपास कोई नहीं है, तो उसने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया और चुपके से उसकी हथेली में एक बैंक कार्ड रख दिया। फिर धीरे से बोला, थोड़ी देर बाद बस इतना कहना कि मेरी किडनी बुरी तरह घायल हो गई है और मेरी जान बचाने के लिए बाहर जो आदमी आया है उसकी किडनी निकालकर मुझे लगानी पड़ेगी, समझ गए? डॉक्टर ने हाथ में पकड़े बैंक कार्ड की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया, लेकिन चूनियान को लगा कि अब सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक हो गया है। वो संतुष्ट होकर बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद उसे व्हीलचेयर पर बैठाकर बाहर लाया गया। जियांगची उसे देखते ही तुरंत आगे बढ़ी। डॉक्टर, मिस्टर नियान कैसे हैं? क्या हालत गंभीर है? जरूरत हो तो मैं तुरंत विदेश से विशेषज्ञ डॉक्टर बुला सकती हूँ। डॉक्टर ने मुंह खोला, लेकिन कुछ कह ही नहीं पाए। उधर चूनियान ने डॉक्टर को घूर कर देखा, जैसे उसे याद दिला रहा हो कि क्या बोलना है। फिर उसने खुद ही कमजोर आवाज में कहा, डॉक्टर ने कहा है मेरी किडनी बुरी तरह खराब हो गई है, मुझे तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट चाहिए और शेनलो की किडनी मेरे लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। आखिर उसने मुझे घायल किया है तो उसे इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। इतना कहकर उसने विजयी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि जियांगची तुरंत मेरी किडनी निकलवा देगी। मैं मन ही मन पूरी तरह निशब्द हो गया। इतनी देर से चूनियान जो इतना बड़ा नाटक कर रहा था, उसका असली मकसद मेरी किडनी निकलवाना था। क्या उसे सच में लगता था कि ये कोई नॉवल चल रही है? जियांगची ने भी भौएं सिकोड़ चल उसकी तरफ देखा, फिर शांत स्वर में बोली, सबसे पहले ये जरूरी नहीं कि शेनलो की किडनी तुम्हारे लिए मैच करे, और अगर मैच कर भी जाए तो उसकी अनुमति के बिना जबरदस्ती किसी का ऑर्गन निकलवाना सीधा सीधा कानूनन अपराध है। तुम्हारे दिमाग में ऐसी बात आई भी कैसे? ये सुनते ही चूनियान के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वो काफी देर तक मुंह खोला खड़ा रहा, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल पाया। उसे शायद बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जियांगची इस बार स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चलेगी। उसी समय डॉक्टर भी जैसे होश में आ गए। उन्होंने राहत की सांस ली, फिर खांसकर वो बैंक कार्ड वापस जियांगची की तरफ बढ़ाते हुए बोले, मिस जियांग, असल बात यह है, अभी मिस्टर चू ने मुझे ये कार्ड दिया था ताकि मैं झूठ बोलूं कि उनकी किडनी खराब हो गई है और मिस्टर शेन की किडनी निकालने की बात कहूं। अगर मैंने अभी अभी आपकी बातें नहीं सुनी होती तो शायद मैं पुलिस को बुला चुका होता। अच्छी बात है कि आप कानून समझती हैं। अब मुझे चिंता नहीं है। अगर हो सके तो मिस्टर चू को समझाइए, दोबारा ऐसी खतरनाक हरकत मत करें और अस्पताल को मजाक मत समझे। नकली खून लगाकर यहां आना सिर्फ मेडिकल रिसोर्सेज की बर्बादी है। इतना कहकर डॉक्टर वापस अपने कमरे में चले गए। दरवाजा बंद होने से पहले मैंने उन्हें धीरे से बड़बड़ाते हुए सुना, आजकल कुछ लोग नॉवल पढ़ पढ़कर पूरी तरह पागल हो गए हैं। रिश्वत देने के लिए कार्ड पकड़ाया, लेकिन टांके लगाने के पैसे तक नहीं देगा। क्या सच में इसे कोई ड्रामा समझ रखा है? मेरा तो जोर से हंसने का मन कर रहा था, लेकिन मैंने जियांगची का उतरा हुआ चेहरा देखा, समझ गया कि अभी हंसने का समय नहीं है, इसलिए मैंने किसी तरह अपनी हंसी रोक ली। उधर जियांगची ने निराश नजरें देखी तो वो घबरा गया। उसने जल्दी जल्दी कहा, जियांगची, देखो मेरा इतना खून बह रहा है, ये नकली कैसे हो सकता है? उस डॉक्टर की बातों पर भरोसा मत करो, वो जरूर शेनलो का कोई रिश्तेदार होगा, इसीलिए उसकी मदद कर रहा है। वो जानबूझकर मुझे किडनी नहीं दिलवाना चाहता ताकि मैं किडनी फेलियर से मर जाऊं। क्या तुम सच में मुझे बिना इलाज के मरते हुए देख सकती हो? जियांगची की कनपटी फिर से धड़कने लगी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी मेरा फोन अचानक बज उठा। ये अंकल लियू का भेजा हुआ सीसीटीवी वीडियो था। मैंने तुरंत वीडियो खोलकर जियांगची को दे दिया। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कैसे चू नियन ने खुद मेरा एप्रन छीना,
फिर खुद ही नकली खून की थैली फोड़ी, जमीन पर गिरा और रोने का नाटक करने लगा। जियांग ची ने फोन उसकी आंखों के सामने कर दिया, फिर ठंडी आवाज में पूछा, चूनियन, अब तुम्हें और क्या कहना है? उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें लाल हो गईं। वो भर्राई आवाज में बोला, जियांग ची, मुझे पता है कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मैं बस ये नहीं चाहता कि तुम्हारी नजरें हमेशा एक सब्स्टिट्यूट पर ही टिकी रहें। आखिर तुम्हारा असली बैयत यूगॉन तो मैं हूं। मैं ये बात तुम्हें न जाने कितनी बार कह चुकी हूं। जियांग ची ने तेज नजरों से चूनियन की तरफ देखा। शेनलो वो शेफ है जिसे मैंने खुद नौकरी पर रखा है। वो तुम्हारा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये पहली बार था जब जियांग ची ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। यहां तक कि उसने दया पाने का नाटक करना भी बंद कर दिया। वो वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। फिर जियांग ची मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आवाज भारी थी। शेनलो, मुझे माफ कर दो। आज जो हुआ वो मेरी गलती थी। पूरी सच्चाई जाने बिना मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। मैंने हल्की सी सांस छोड़ी। ये पहली बार नहीं था जब चूनियन ने मुझे परेशान किया था। पहले उसने मुझे सब्स्टिट्यूट समझा, फिर वेलकम पार्टी में तमाशा किया, उसके बाद उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया और अब किडनी वाला ड्रामा भी कर दिया। मैं यहां 58 लाख युआन सैलरी लेकर खाना बनाने आया था, कोई खून खराबे वाला ड्रामा नहीं। मैंने शांत होकर कहा, प्रेसिडेंट जियांग, आपकी माफी मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं पहले ही फैसला कर चुका हूं। जियांग ची एक पल के लिए चौंक गई। वो जल्दी से बोली, अगर बात सैलरी की है तो मैं तुम्हारी सैलरी और बढ़ा सकती हूं, और चूनियन की तरफ से भी मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं वादा करती हूं कि वो आगे से तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मैंने सिर हिलाया। ये पैसों की बात नहीं है। मैं सिर्फ एक शेफ हूं। मैं बस शांति से खाना बनाना चाहता हूं। हर दिन किसी का सब्स्टिट्यूट समझकर तंग किया जाना नहीं चाहता। जियांग ची ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदला। आखिर में उसने गहरी सांस ली और बेबसी से बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करती हूं। तुम्हारी सैलरी और कॉम्पनसेशन जितनी जल्दी हो सके तुम्हारे अकाउंट में भेज दी जाएगी। अस्पताल से लौटने के बाद मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। अंकल लियू मेरी मदद करते हुए बार बार आहें भर रहे थे। उन्होंने दुखी होकर कहा, तुम चले जाओगे तो मुझे यहां अकेले क्या करना होगा? उन्होंने जियांग फैमिली में जियांग ची के पिताजी के समय से बटलर की नौकरी की थी। इतने सालों में उन्हें ये घर अपना ही घर मानने लगे थे, इसलिए उनके लिए ये घर छोड़ना नामुमकिन था। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा। अंकल यू, अभी से दुखी मत होइए। मुझे लगता है जब प्रेसिडेंट जियांग और चू नियन की शादी हो जाएगी तब आपकी असली मुश्किलें शुरू होंगी। ये सुनते ही उनकी आंखों के आगे जैसे अंधेरा छा गया। जब मैं अपना सूटकेस लेकर जियांग फैमिली के घर से बाहर निकला तो मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। दूसरी मंजिल की बालकनी पर जियांग ची खड़ी थी। वो जटिल भावों के साथ मुझे देख रही थी। न जाने उनके मन में क्या चल रहा था। मैंने हल्का सा हाथ हिलाया, फिर मुड़कर टैक्सी में बैठ गया। आखिरकार मैं चू नियन के रोज रोज के ड्रामों से आजाद हो गया था। अब मुझे उससे छिप छिप कर विला जाकर खाना बनाने की जरूरत भी नहीं थी। उस वक्त मुझे जितनी राहत महसूस हुई उतनी शायद कभी नहीं हुई थी। अपने पुराने अपार्टमेंट में लौटने के बाद मैंने खुद को छुट्टी दे दी। हर दिन मैं मन भरकर सोता, फिर उठकर नई नई रेसिपीज पर एक्सपेरिमेंट करता। जिंदगी इतनी आरामदायक हो गई थी कि शब्दों में बताना मुश्किल था। मुझे लगा था यहीं से जियांग फैमिली के साथ मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद मेरा फोन अचानक लगातार बजने लगा। दोस्तों के एक के बाद एक कॉल आने लगे। मैंने इंटरनेट खोला। सबसे ऊपर ट्रेंडिंग हेडलाइन थी, चालाक सब्स्टिट्यूट को अमीर परिवार से निकाल दिया गया, महंगे सामान चुराकर भागते हुए पकड़ा गया। मैंने वीडियो खोला। उसमें 2 दिन पहले का वही दृश्य था जब मैं अपना सामान पैक कर रहा था। पता नहीं चू नियन ने वो वीडियो कब रिकॉर्ड कर लिया था। उसने जानबूझकर मेरे सूटकेस में रखे लग्जरी ब्रांड्स और महंगी घड़ियों को कैमरे में साफ दिखाया। साथ में उसने लिखा था, मैं सिर्फ कुछ महीनों के लिए विदेश गया था और इस आदमी ने मेरे जैसा बनने की कोशिश करके जियांग ची को फंसा लिया। उसने जियांग ची के पैसों से ये सारे लग्जरी ब्रांड्स खरीदे। अब जब मैंने उसकी सच्चाई सबके सामने ला दी तो ये सामान लेकर भाग रहा है। बताइए, क्या मेरे जैसे असली पार्टनर को ये सब वापस नहीं लेना चाहिए? कमेंट सेक्शन पूरी तरह फट पड़ा। हे भगवान, ये तो बिल्कुल सब्स्टिट्यूट नॉवल जैसा मामला है। दूसरों के पैसों से लग्जरी ब्रांड्स खरीदना,
कितना बेशर्म इंसान है। बेचारा ओरिजिनल बॉयफ्रेंड, इतने समय तक उसकी जगह किसी और ने ले ली। सारा सामान वापस करो। मुफ्तखोर लोगों से ज्यादा शर्मनाक कोई नहीं होता। मैं अभी कमेंट्स पढ़ ही रहा था कि अचानक एक अननोन नंबर से मैसेज आया। अब समझ आया डर कैसा होता है। अगर समझदार हो तो जल्दी से वो सारे लग्जरी ब्रांड्स वापस कर दो जो जियांगची ने तुम्हारे लिए खरीदे थे, वरना मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा फेमस बना दूंगा। मैंने मैसेज देखा, फिर हंस पड़ा, गुस्से से नहीं बल्कि हैरानी से। वो सारे लग्जरी ब्रांड्स मैंने अपनी सैलरी से खरीदे थे। मेरी सालाना सैलरी 58 लाख युआन थी। क्या मैं उस पैसे से कुछ लग्जरी ब्रांड्स भी नहीं खरीद सकता? मैं रिप्लाई करने ही वाला था कि फोन फिर बज उठा था। इस बार कॉल चूनियान का नहीं था, जियांगची का था। उसने कहा, शेनलो, मैंने इंटरनेट वाली बात देख ली है, मुझे माफ कर दो। फिर से चूनियान की वजह से तुम्हें परेशानी हुई। मैं अपनी पीआर टीम से कहती हूं कि वो तुम्हारी तरफ से सफाई दे और झूठी खबर फैलाने वालों पर केस भी करेगी। लेकिन इस बार मैंने सीधे मना कर दिया। जरूरत नहीं है। अगर आप सामने आई तो लोग यही समझेंगे कि मैं सच में आपका सब्स्टिट्यूट था। तब बात और भी बिगड़ जाएगी। मैं खुद ही सब साफ कर दूंगा, आप परेशान मत होइए। कॉल खत्म करने के बाद मैंने लैपटॉप खोला, फिर जियांगची के साथ साइन किया हुआ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दिया। उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था, सैलरी 58 लाख युआन प्रति वर्ष, पोजीशन पर्सनल शेफ। उसके बाद मैंने उन सभी लग्जरी ब्रांड्स के परचेज बिल्स भी अपलोड कर दिए। हर बिल पर खरीदने की तारीख और पूरी पेमेंट साफ लिखी हुई थी। सभी खरीदारी मेरी नौकरी शुरू होने के बाद हुई थी और सारा भुगतान मेरे अपने बैंक अकाउंट से किया गया था। फिर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, मैं प्रेसिडेंट जियांग द्वारा नियुक्त पर्सनल शेफ हूं, 58 लाख युआन प्रति वर्ष सैलरी पर। मैं किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं हूं। वीडियो में दिख रहे सभी लग्जरी ब्रांड्स मैंने अपनी कानूनी कमाई से खरीदे हैं। ये कहना कि मैं चोरी करके भागा हूं, पूरी तरह झूठ है। जो लोग सच जानते हैं उन्हें किसी सफाई की जरूरत नहीं होती, और जो झूठ फैला रहे हैं उन्हें कम से कम खुद पर शर्मानी चाहिए। जैसे ही मेरा क्लैरिफिकेशन पोस्ट अपलोड हुआ, कमेंट सेक्शन कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह शांत हो गया। फिर पूरा इंटरनेट फट पड़ा। हे भगवान, एक पर्सनल शेफ की सैलरी 58 लाख युआन, ये आखिर कितना शानदार खाना बनाता होगा। भाई, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूं। 58 लाख युआन कमाने वाला इंसान कुछ लग्जरी ब्रांड्स खरीद ले तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लगता है सब्स्टिट्यूट वाला ड्रामा तो था ही नहीं, गलतफहमी तो हमें हुई थी। तो इसका मतलब चूनियान ही झूठी अफवाहें फैला रहा था। ये मामला तो उम्मीद से भी ज्यादा अजीब निकला। लेकिन जिस बात की मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वो ये कि वेलकम पार्टी में आए फाइनेंस जगत के यंग मास्टर्स और बड़े बड़े अमीर परिवारों के लोगों ने उन्होंने भी मेरा क्लैरिफिकेशन पोस्ट शेयर कर दिया। फाइनेंस जगत की राजकुमारी ने लिखा, मिस्टर शेन की कुकिंग स्किल को शाही दावत के स्तर का कहा जा सकता है। मेरी माँ तो रोज मुझे कहती हैं कि किसी तरह मिस्टर शेन को घर बुलाकर खाना बनवाओ। उनकी 58 लाख युआन सैलरी जरा भी ज्यादा नहीं है। फिर हंग्यू ग्रुप के प्रेसिडेंट जैंग ने लिखा, पिछली बार मिस्टर शेन ने जो बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल बनाया था उसका स्वाद आज तक नहीं भूला। मिस्टर शेन, क्या आपने अपना प्राइवेट रेस्टोरेंट खोलने के बारे में सोचा है? इसके बाद सीशिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट ली भी सामने आ गए। उन्होंने लिखा, अगर कोई मिस्टर शेन के बारे में झूठी बातें करेगा तो समझो वो मेरा अपमान कर रहा है। अगर वो सच में किसी का सब्स्टिट्यूट है तो फिर हम जैसे लोग जो उसे अपने यहां काम पर रखने के लिए लड़ रहे थे, हम आखिर क्या हैं? जैसे ही इन बड़े लोगों ने खुलकर मेरा समर्थन किया, कमेंट सेक्शन का माहौल पूरी तरह बदल गया। जो लोग पहले गॉसिप कर रहे थे वही अब खाने के दीवाने बन गए। जब इतने बड़े लोग तारीफ कर रहे हैं तो आखिर मिस्टर शेन का खाना कितना स्वादिष्ट होगा। अगर मिस्टर शेन रेस्टोरेंट खोले तो मैं 3 दिन 3 रात लाइन में खड़ा रहूंगा। बेचारे मिस्टर शेन, इतने दिनों तक उन्हें सब्स्टिट्यूट समझकर परेशान किया गया और ऊपर से झूठी बदनामी भी झेलनी पड़ी। मैं कमेंट्स पढ़ते पढ़ते मुस्कुरा उठा। इस बार मुझे सिर्फ अपना नाम साफ नहीं करना पड़ा, मुझे तो मुफ्त की एडवर्टाइजमेंट भी मिल गई। मैं अभी लोगों को रिप्लाई करने ही वाला था कि शायद मैं सच में रेस्टोरेंट खोलूंगा। तभी मेरे फोन पर एक अनोनिमस मैसेज आया। उसके साथ कुछ फोटोज और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी थी। फोटोज में चूनियान विदेश के एक अस्पताल में दिखाई दे रहा था। वहां प्रेगनेंसी चेकअप की रिपोर्ट थी और सर्जरी कंसेंट फॉर्म पर उसके अपने सिग्नेचर की थे। ऑडियो रिकॉर्डिंग में वो अपने दोस्त से कह रहा था, मैं विदेश घूमने नहीं आया था, एक्चुअली मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और एक लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए मुझे उसे चुपचाप विदेश लाना पड़ा।
वो बेवकूफ जियांगची सच में सोचती रही कि मैं कुछ समय विदेश रहना चाहता हूँ। वो तो हर हफ्ते मुझसे मिलने भी आती रही, लेकिन मैं क्या करूं, यही तो मेरे बाई मुरेगा का आकर्षण है। मैंने भौएं उठा दी। ये तो जैसे मेरे हाथ खुद ब खुद पलटवार करने का सबूत आ गया था। अगर चूनियान अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला था तो फिर मुझे भी उससे नरमी दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने उन सभी डॉक्यूमेंट्स में मौजूद सेंसिटिव इंफॉर्मेशन छिपा दी। फिर एनोनिमस अकाउंट से सब कुछ इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया। साथ में सिर्फ एक लाइन लिखी, 3 महीने विदेश रहने के दौरान आखिर बायल यूए ग्वांग क्या कर रहा था। जैसे ही सबूत सामने आए, पूरा इंटरनेट फट पड़ा। चूनियान के सारे झूठ एक एक करके सामने आ गए। जो लोग पहले उसकी तरफ थे, वही अब उसके खिलाफ बोलने लगे। इस आदमी की चालें कितनी गहरी थी। इसने जियांगची को इतने साल धोखे में रखा। उधर जियांगची विदेश में बिजनेस ट्रिप पर थी। काफी मुश्किल से उसे थोड़ा खाली समय मिला। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट से पूछा, शेन लो का मामला अब कैसा चल रहा है? क्या अभी भी लोग उसे गालियां दे रहे हैं? अगर दे रहे हैं तो कंपनी का लीगल डिपार्टमेंट सीधे एक्शन ले। असिस्टेंट ने सिर हिलाया, नहीं प्रेसिडेंट जियांग, अब कोई उन्हें गालियां नहीं दे रहा। फिर वो कुछ पल झिझका। उसने अपना फोन जियांगची की तरफ बढ़ा दिया। जैसे जैसे जियांगची खबर पढ़ती गई, उसकी भौहें और कसती चली गईं। मीटिंग खत्म होते ही वो उसी रात वापस घर लौट आई। घर पहुंचते ही उसने फोन चूनियान के सामने फेंक दिया। ठंडी आवाज में कहा, ये सब आखिर क्या है? चूनियान ने फोटोज और रिकॉर्डिंग देखी। उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया, लेकिन फिर भी वो झूठ बोलता रहा। ये सब शेन लो की साजिश है। ये सारे सबूत नकली हैं। जियांगची ने ठंडी आवाज में कहा, मेडिकल रिपोर्ट पर तुम्हारे सिग्नेचर हैं, रिकॉर्डिंग में तुम्हारी आवाज है, अब भी झूठ बोलोगे? उसकी आवाज निराशा से भरी हुई थी। इतने सालों तक मैंने तुम्हें पूरी तरह गलत समझा। फिर उसने कहा, अंकल लियू, इनका सामान पैक कर दीजिए। इन्हें जियान परिवार से बाहर भेज दीजिए। आज के बाद इन्हें इस घर में एक कदम भी रखने की इजाजत नहीं होगी। चूनियान एक पल के लिए चुप रह गया, फिर अचानक जोर से हंस पड़ा। अब समझ गया, कहानी उस हिस्से में पहुंच गई है जहां हीरो और हीरोइन सब्स्टिट्यूट की वजह से और भी बड़ी गलतफहमी में पड़ जाते हैं। उसने जियांगची की तरफ देखकर कहा, आज तुम मुझे घर से निकाल रही हो, लेकिन एक दिन तुम्हें जरूर पछतावा होगा। जिस दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुम सच में मुझसे प्यार करती हो और तुम खुद वापस आकर मुझसे माफी मांगोगी, तब मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा। उसे पूरा यकीन था कि देर सवेर जियांगची उसी के पीछे भागेगी। जब वो अपना सामान पैक कर रहा था तो जानबूझकर ऐसा व्यवहार कर रहा था, जैसे कह रहा हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, आओ और मुझे वापस चलने की विनती करो। लेकिन आखिर तक कोई उसे रोकने नहीं आया। वो बिना पीछे देखे जियांग परिवार छोड़कर चला गया। उसकी पीठ को देखते हुए जियांगची ने बेबसी से लंबी सांस ली। फिर उसने उस खाली घर की तरफ देखा। अचानक उसे कुछ दिन पहले वाला वो गर्मजोशी भरा माहौल याद आने लगा। काफी देर सोचने के बाद आखिरकार उसने फोन उठाया और मुझे कॉल कर दिया। शेनलो, चूनियान वाली बात के लिए मुझे फिर से तुमसे माफी मांगनी है। मैं हल्का सा हंस पड़ा। प्रेसिडेंट जियांग, आप ये माफी पहले ही मांग चुकी हैं। आज आपने फोन किया है तो शायद सिर्फ इसी वजह से नहीं किया होगा। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुमसे कुछ छिपता ही नहीं। कुछ देर झिझकने के बाद उसने आगे कहा, मैंने हाल के इंटरनेट कमेंट्स देखे हैं। मैं तुमसे पूछना चाहती हूं, क्या तुम अपना रेस्टोरेंट खोलने के बारे में सोच रहे हो? अगर हां, तो मैं इन्वेस्टमेंट कर सकती हूं। तुम्हें 1 रुपया भी लगाने की जरूरत नहीं होगी और पूरा प्रॉफिट सिर्फ तुम्हारा होगा। मैं एक पल के लिए चुप रह गया, फिर हंस पड़ा। प्रेसिडेंट जियांग, क्या ये मुझे वापस अपने लिए खाना बनवाने का नया तरीका है? वो तुरंत बोली, नहीं, मुझे बस लगता है कि तुम्हारी कुकिंग स्किल ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। उसकी आवाज थोड़ी असहज थी। फिर उसने धीरे से जोड़ा, और सच कहूं तो मेरा पेट अब किसी और के हाथ का खाना खा ही नहीं पाता। मैंने कुछ देर सोचा। वैसे भी रेस्टोरेंट खोलना पहले से ही मेरी योजना थी। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार था
और बीच में दखल भी नहीं देने वाला था, तो मना करने की कोई वजह नहीं थी। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप सिर्फ इन्वेस्टर रहेंगी, रेस्टोरेंट के मैनेजमेंट में दखल नहीं देंगी, और जब खाने आएंगी तो बाकी ग्राहकों की तरह लाइन में लगेंगी। आपके लिए कोई स्पेशल प्रायोरिटी नहीं होगी। जियांगची बिना झिझके मुस्कुराई। कोई समस्या नहीं। जियांगची ने तुरंत हामी भर दी। उसके बाद जियांगची की मदद से मेरा प्राइवेट रेस्टोरेंट बहुत ही आसानी से खुल गया और जियांगची ने अपना वादा पूरी तरह से निभाया। उसने कभी भी मेरे रेस्टोरेंट के काम में दखल नहीं दिया। यहां तक कि जब भी खाने आती तो हमेशा बाकी ग्राहकों की तरह लाइन में लगती। दिन के तीनों वक्त वो मेरे रेस्टोरेंट में खाना खाने आती थी। ऐसा लगता था जैसे समय फिर से पीछे लौट गया हो, जब मैं जियांग परिवार में रहकर उसके लिए खाना बनाता था और उसकी पेट की बीमारी का ध्यान रखता था। बस इस बार एक फर्क था। अब चून यान बीच में आकर कोई ड्रामा नहीं करता था। एक दिन मैंने जिज्ञासा से जियांगची से पूछा, वैसे चून यान अब तुम्हें ढूंढने क्यों नहीं आता? ये सुनते ही उसके चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। वो काफी देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, जिस दिन मैंने उसे जियांग परिवार से निकाला था, उसने कहा था कि कहानी अब उस हिस्से में पहुंच गई है जहां हीरो और हीरोइन सब्स्टिट्यूट की वजह से और भी बड़ी गलतफहमी में पड़ जाते हैं। उसे पूरा यकीन था कि जल्द ही मुझे अपनी गलती का एहसास होगा और मैं खुद उसके पास वापस चली जाऊंगी। मैं सुनकर हंस पड़ा। चूनियन सच में अपने बाई तुगवान वाले किरदार से कभी बाहर ही नहीं निकल पाया। उस घटना के बाद मैं और जियांगची दोनों ने बड़ी समझदारी से फिर कभी चूनियन का जिक्र नहीं किया। हर दिन जब जियांगची मेरे रेस्टोरेंट में खाना खाने आती तो मेरे लिए कोई ना कोई छोटा सा गिफ्ट जरूर लाती। कभी सड़क किनारे से तोड़ा हुआ एक जंगली फूल, तो कभी किसी लग्जरी ब्रांड की नई ज्वेलरी। हर बार गिफ्ट लेते हुए मैं मजाक में कहता, प्रेसिडेंट जियांग, पहले मैं पूरे साल तुम्हारे लिए खाना बनाता था और बदले में सिर्फ 58 लाख युआन मिलते थे। अब तुम मेरे रेस्टोरेंट में खाने आती हो तो खाना भी खरीदती हो और ऊपर से मुझे गिफ्ट भी देती हो। लगता है ये 58 लाख युआन से भी महंगा सौदा है। वो बस हल्के से मुस्कुरा देती, फिर धीरे से कहती, जब तक तुम्हें पसंद है मेरे लिए वही काफी है। उसकी वो नर्म नजरें मेरे दिल की धड़कन तेज कर देती थी। लगभग 6 महीने तक हम दोनों हर दिन साथ रहे। फिर एक दिन वो रेस्टोरेंट में आई। इस बार उसके हाथ में लाल गुलाबों का बहुत बड़ा बुके था। मैंने बुके नहीं लिया। मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा, जियांग, तुम जानती हो गुलाब देने का मतलब क्या होता है? उसने बिना झिझक सिर हिलाया, फिर पूरी गंभीरता से बोली, इसका मतलब है कि आगे से मेरे सारे पैसे तुम संभालोगी। तो क्या तुम तैयार हो? मैं जोर से हंस पड़ा। भला ऐसी बात के लिए कौन मना करेगा? मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उस दिन के बाद हमारा रिश्ता बहुत तेजी से आगे बढ़ा और कुछ ही समय में हमने शादी करने का फैसला कर लिया। हमारी शादी एक धूप भरे खूबसूरत वीकेंड पर रखी गई। शादी में सिर्फ हमारे अपने लोग थे, परिवार, दोस्त और मेरे रेस्टोरेंट के रेगुलर कस्टमर्स। मैं वेडिंग सूट पहनकर रेस्ट रूम में खड़ा अपनी वेडिंग वाउज दोहरा रहा था। तभी अंकल ल्यू मेरे बगल में खड़े खड़े आंसू पोंछने लगे। वो भावुक होकर बोले, तुम्हें पता भी नहीं, जिस दिन मुझे पता चला कि प्रेसिडेंट जियांग तुमसे शादी करना चाहती है, मैं कितना खुश हुआ था। सच में भगवान का शुक्र है कि उन्होंने चूनियान से शादी नहीं की। अब मेरा भविष्य अंधेरे से भरा हुआ नहीं रहेगा। मैं हंस पड़ा। उन्हें अब भी वो बात याद थी जो मैंने बहुत पहले उनसे कही थी। आज उनके चेहरे पर सिर्फ राहत थी। तभी मुझे अचानक एहसास हुआ, काफी समय से मैंने चूनियान की कोई खबर नहीं सुनी थी और अक्सर जिस बात का डर होता है वही हो जाती है। जब मैं जियांगची का हाथ पकड़कर रिंग एक्सचेंज करने ही वाला था, तभी वेडिंग हॉल का दरवाजा जोर से खुला। चूनियान अंदर घुस आया। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें पूरी तरह पागल जैसी हो चुकी थी और उसके हाथ में एक कांच की बोतल थी। उसने मेरी तरफ उंगली करके चीखा, शिनलाओ, तू बेशर्म सब्स्टिट्यूट, तूने सिर्फ मेरा और जियांगची का रिश्ता ही नहीं छीना, अब तू मेरी कहानी भी बर्बाद करना चाहता है। जियांगची को पछताना चाहिए था, उसे मेरे पीछे वापस आना चाहिए था, लेकिन तू उससे शादी करेगा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इतना चिल्लाते हुए वो मेरी तरफ दौड़ा और अपने हाथ की बोतल मेरी तरफ फेंकने लगा। उस बोतल में स्पष्ट रूप से तेजाब जैसा करोजिव लिक्विड था, लेकिन जियांगची पहले से तैयार थी। उसने पहले ही सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात कर रखे थे। गार्ड तुरंत दौड़े और चूनियान को जमीन पर दबोच लिया। जमीन पर गिरा होने के बावजूद वो पागलों की तरह चीखता रहा, क्यों? हीरो तो मैं हूं, मैं ही असली बाइयतुगवान हूं। कहानी में जियांगची और मुझे इतनी सारी गलतफहमियों के बाद आखिर में साथ होना था, फिर ये सब कैसे हो गया?
कुछ ही मिनटों में पुलिस भी पहुंच गई और चूनियान को पकड़कर ले गई। उसे उस हालत में देखते हुए मैं बस लंबी सांस ले सका। इतना सब होने के बाद भी वो अब तक उन्हीं नॉवेल्स की दुनिया में जी रहा था। वो कभी हकीकत को स्वीकार ही नहीं कर पाया। जमीन पर गिरी तेजाब वाली बोतल को देखकर जियांगची अब भी डरी हुई थी। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, घबरा कर पूछा, शिनलाओ, तुम ठीक तो हो? मैं मुस्कुराया, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मेरे अंदर मजाक करने की हिम्मत भी बची हुई थी। मैंने हंसते हुए कहा, चूनियन हमेशा खुद को नॉवेल का हीरो और बाई यतुगवान समझता था, और तुम्हें हीरोइन। वैसे तुम सच में हीरोइन तो नहीं हो? जियांगची में बस होकर मुस्कुराई। उसने हल्के से मुझे मुक्का मारा, फिर बोली, अगर मैं हीरोइन भी हूं तो मेरा हीरो सिर्फ तुम हो। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। उसी पल वेडिंग हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा। शादी के बाद हमारी जिंदगी बहुत साधारण और बहुत गर्मजोशी भरी रही। जियांगची की पेट की बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई। अब उसकी सबसे बड़ी खुशी यही थी कि हर दिन वो मेरे साथ किचन में घूमती रहती। कभी कभी मेरे नए व्यंजन चखकर राय भी देती। मेरा प्राइवेट रेस्टोरेंट दिन ब दिन और मशहूर होता गया, लेकिन मैं आज भी हर नया डिश खुद रिसर्च करके बनाता था। एक बार इंटरव्यू के दौरान एक रिपोर्टर ने मुझसे पूछा, प्रेसिडेंट शिन, क्या आपकी आज की सफलता इसलिए है क्योंकि सब्स्टिट्यूट बनने के बाद आपको प्रेसिडेंट जियांग का सपोर्ट मिल गया? साफ था, वो जानबूझकर विवाद पैदा करना चाहता था। मेरे बगल में बैठी जियांग का चेहरा तुरंत उतर गया। वो मेरी जगह जवाब देने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर रिपोर्टर की तरफ देखकर मुस्कुराया और शांत आवाज में कहा, दुनिया में कोई भी इंसान किसी दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं होता, और मेरी आज की सफलता बस इसलिए है क्योंकि मैं एक ऐसा शेफ हूं जिसे खाना बनाना सबसे ज्यादा पसंद है।